नमस्कार बच्चों। कल बताया गया था बच्चों CHSL रिवीजन का मैंने शुरुआत किया था, तो उसमें कल फर्स्ट वीडियो था, तो आज उसी टाइप का एक सेकेंड वीडियो, उसमें भी जैसे कल बताया गया था बच्चों अच्छे क्वेश्चंस, सभी के सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उन्हीं को रखा गया है। तो इस तरह से कल क्वेश्चन कुछ हुए थे बच्चों, फिर से हम लोग इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं पेपर के आए हुए हैं और शुरू से चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, सभी चैप्टर हम कवर करेंगे, जैसे पेपर के आए हुए क्वेश्चन को लेकर के उससे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन एक ईयर पूरा ले लिया, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते जा रहे हैं, उन्हीं को बताते जा रहे हैं बच्चों, है ना। जिससे कि अगर पूरा पेपर बताएंगे तो फालतू क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस होंगे, है ना, जो तुम अपने आप ही कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े ठीक ठीक हैं और इम्पोर्टेंट है उन्हीं को रखेंगे बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, दो खंबे x मीटर की दूरी पर हैं, दो खंबे x मीटर की दूरी पर है, ठीक बच्चों। उनमें से एक की ऊंचाई दूसरे की दो गुनी है, एक की ऊंचाई दूसरे की दो गुनी है, ये कह रहा है बच्चों। इनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक इनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों। इनके मध्य बिंदु से इनके मिड पॉइंट से, यानी ये दूरी कितनी बच्चों x/2 और ये दूरी भी x/2। ये कह रहा है यहाँ से जो दोनों बिल्डिंग के एंगल बनते हैं वो पूरक हैं। पूरक यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों। यानी क्या हुआ, मतलब हुआ इसका बच्चों कि अगर एक थीटा है, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 होता है, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। और जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पोल की ऊंचाई दूसरे की दो गुनी है, तो इसको h मान लो बच्चों, तो ये 2h हो जाएगा। ये है। अब कह रहा है छोटे पोल की ऊंचाई कितनी है, हम लोगों को किसका मान पता करना है बच्चों, h का मान पता करना है। अब ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस की आज की वाली जो वीडियो में दो सवाल हैं बच्चों, है ना। पिछले वीडियो में नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं था, तो वो हम इसी हिसाब से रखेंगे, हर टॉपिक कवर हो, है ना, और अच्छे क्वेश्चन हो। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के सबसे ज्यादा आए हुए क्वेश्चन में से एक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट जो मतलब अगर हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिक सवाल कोई आता है तो सबसे ज्यादा यही वाला आता है बच्चों, है ना। इस टाइप का एक सवाल तो वो √a भी है, सबको याद होगा वो, है ना, और दूसरा ये है सवाल। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ये सवाल बेसिक तरीके से सॉल्व होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा h/x/2 आ जाएगा बच्चों, x/2 आ जाएगा। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा। जब भी ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे बच्चों तब हमेशा यही करते हैं, हमेशा यही करेंगे, 2h/x/2। समझ गए बच्चों क्या आएगा, देखो tan थीटा, ये थीटा है बच्चों, h/x, ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो 2h/x/2 ये हो गया। अब हमेशा हमेशा इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू x/2 इंटू 2h x/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों, एक तरफ ले आओगे तो यहाँ से आ जाएगा 2h² इज इक्वल टू 2h² इज इक्वल टू x²/4। ये आ जाएगा बच्चों। हमें क्या चाहिए बताओ, छोटे पोल की हाइट पता कर रही है बच्चों। छोटे पोल की हाइट कौन सी मानी हम लोगों ने, h मानी है, तो h का मान निकालना है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा बच्चों, h बराबर आ जाएगा √x², ये नीचे आ जाएगा, अपॉन 8, ये आ जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x/2√2, x/2√2, यही वो पूछ रहा है, x/2√2। सबको समझ आया बच्चों। हमेशा जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो चाहे सवाल ये हो या इसका एक दूसरा रूप जो होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सवाल वो, जिसमें वो ये कहता है कि एक दूरी A है, एक दूरी B है, सबको याद होगा ये सवाल, है ना, हाई स्कूल में भी पढ़ा था तुमने। तो इस सवाल में भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका आंसर √AB होता है,
उसमें क्या करते हैं बताओ, दोनों इक्वेशन निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ पे करेंगे h वो 2h मिड पॉइंट है बच्चों, तो x/2 tan थीटा निकाला, tan 90 माइनस थीटा निकाला, दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। इधर एक आ जाएगा, इधर जो आया सॉल्व हो गया। सबको आ गया बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल देखो बच्चों। इस सवाल में कह रहा है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आया हुआ सवाल ये भी है, tan 57 cot 37 अपॉन tan 33 और cot 53, ये है बच्चों। तो यहां पे ध्यान दो कि अगर हम अभी से के चेंज करते हैं, अगर हम अभी से चेंज करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी चेंज करने पे क्या दिक्कत आ जाएगी बच्चों, अभी अगर हम चेंज करते हैं तो ये 33 है, ये 33 है, ये 57 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये किस में चला जाएगा, अगर हम 90 माइनस थीटा लगाते हैं तो ये कॉट में आ जाएगा बच्चों। 57 तो आएगा लेकिन कॉट में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 37 तो आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, ये 10 का आएगा, जबकि यहाँ क्या है बताओ, कॉट का है। तो इसीलिए इस सवाल में अच्छा सवाल इसीलिए हुआ ये। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा काम ये करना रहेगा कि इसको चेंज कर दो बच्चों, इसको चेंज कर दो, मतलब इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो। मेरी बात समझे ना, यहाँ पे 33 को अगर हम 90 माइनस 57 लिखेंगे बच्चों, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो दिक्कत क्या आएगी, 10 90 माइनस 57 करोगे तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से समस्या यहाँ भी आएगी बच्चों। तो हम लोग क्या करें, इसको कॉट में बदल दो, इसको 10 में बदल दो बच्चों, तब सॉल्व हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे बोलो, इसको हम लोग लिख देंगे बोलो 1 अपॉन cot 33 और प्लस इसे लिख देंगे बोलो बच्चों 1 अपॉन tan 53, ये आ जाएगा। अब tan 53 cot 33 और ये पलट के ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से cot 33 tan 53, ये आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा बच्चों, tan 57 प्लस cot 37 डिवाइडेड बाई tan 53 और प्लस cot 33। इतना दोबारा सुनो बच्चों, क्या किया हम लोगों ने, इसे 1 अपॉन cot 33 लिखा, इसे 1 अपॉन tan 53 लिखा। एलसीएम लेंगे तो tan 53 cot 33 आ जाएगा बच्चों, और ये पलट के ऊपर आ जाएगा। तो cot 33 tan 53 ये आ गया, ये आ गया बच्चों, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये बन गया बच्चों। अब बताओ इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 37, और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 57, tan 90 माइनस सॉरी cot 90 माइनस 57, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब ये क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा cot 37 और ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan 57, ये आ जाएगा। अब बताओ ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल हो गया, ये पार्ट ही पार्ट कैंसिल हो गया बच्चों, बस सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया। अगर ये आंसर इस फॉर्म में ना हो बच्चों, इतना अगर आंसर इस फॉर्म में ना हो तो इसको भी चेंज कर लो। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको tan 90 माइनस 57 लिखोगे बच्चों, और इसे tan 90 माइनस cot 90 माइनस 57 लिख दोगे बच्चों, और इसे लिख दोगे tan 90 माइनस 37। तो ये क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, ये बन जाएगा tan 57 और ये बन जाएगा cot 37। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। फिर से सुन लो, सबसे पहले ये कन्वर्ट क्यों किया गया, क्यों किया गया बच्चों, क्योंकि 33 में अगर हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा लगाते बच्चों तो ये 57 तो आता, 57 आ जाता, लेकिन किस में आता, यहाँ पे 10 पहले से ही था तो कॉट में आता ना, इसीलिए पहले ये कर लिया गया। ये करने से ये बन गया, समझ गए बच्चों। अब हमने इसको चेंज कर लिया, चाहो तो इसको चेंज कर लो, चाहो तो इसको चेंज कर लो। इसको चेंज कर लिया 10 के फॉर्म में, मतलब 37 के फॉर्म में बच्चों। तो इसे क्या लिख दिया 90 माइनस 37, और इसे cot 33 को क्या लिख दिया 90 माइनस 57। ये बन गया क्या बच्चों cot 37, ये क्या बन गया tan 57, ये और ये कैंसिल हो गया, और यही आंसर हो गया। cot 33 tan
cot 33 1053 आंसर हो गया बच्चों। लेकिन जरा देखो कि cot 33 1053 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करोगे, इस cot को 10 में कन्वर्ट कर लोगे, तो cot 33 क्या बन जाएगा 1057, और 1053 क्या बन जाएगा बच्चों cot 37। इस तरह से ये सवाल का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा 1057 cot 37 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, सीजीएल मेंस में आया है ये सवाल, उसके बाद ये कई बार अदर कई पेपर में आया है ना बच्चों। सवाल फिल्टर होते हैं ऊपर से नीचे। सीजीएल मेंस का सवाल आगे जाके कभी न कभी जो है एमटीएस या सीएचएसएल में टकराता है बच्चों, ऊपर से नीचे फिल्टर होते हैं। बहुत कम ही ऐसा होगा कि कोई सीएचएसएल का सवाल सीजीएल में आ जाए ना। तो ये है, तो हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों पूरे पेपर देखोगे तो तुम्हें फायदा मिलेगा। एक तो रिवीजन हो जाएगा ना, हूबहू सवाल मिले ना मिले उस जैसा मिलेगा, हर टॉपिक का रिवीजन होता जाएगा। ये आ जाओ बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एक और सवाल आपकी मैक्सिमम मिनिमा पर है। तो मैक्सिमम मिनिमा पर देखो क्या कह रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन और कॉस तो बच्चों फिक्स है, साइन और कॉस तो फिक्स है ना। यहाँ पे इसको चेंज कर लो और सेक और कॉसेक को और चेंज कर लो बच्चों। तो इसको किस में चेंज कर सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको किस में चेंज कर सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, अब ये क्या बन जाएगा 1 1 और ये 1 3 आ गया बच्चों, 3 ये 1 और ये 1 3 आ गया, और 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया बच्चों, ये आ गया। अब अगर फॉर्मूला जानते हो तो फॉर्मूले से सीधे सॉल्व कर सकते हो बच्चों, है ना। अगर फॉर्मूला नहीं जानते हो तब क्या करोगे बच्चों, बताया गया था इसमें जो है ऐसे हम अलग से समझा दे रहे हैं। 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम्हें याद हो बच्चों तो इसका मिनिमम जो होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी होता है। यहाँ ए क्या होता है 10 का कोफिशिएंट और बी क्या होता है बच्चों कॉट का कोफिशिएंट। इस हिसाब से अगर याद है तुम्हें तो ये 2 टाइम्स अंडर रूट 1 इंटू 1 याद जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब ये कितना आ गया 3 प्लस 2 इंटू 2, यानी मिनिमम मान कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये कहाँ से आ जाता है बच्चों, ये कहाँ से आ जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मिनिमम हमें निकालना है तो इसे इस तरह से शो करेंगे बच्चों, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 ये कर देंगे। अब इतने का मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो पूरे का मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, पूरे का मिनिमम 2 हो जाएगा। और आगे ट्रिग्नोमेट्री जब बताया जाएगा तो वहां पे ये फॉर्मूला पॉपुलर फॉर्मूला बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इतने का मिनिमम 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 आंसर हो गया। सबको क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के थे, पिछले वीडियो में नहीं थे बच्चों, इसलिए आज ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े ज़्यादा थे, आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा हैं। हर टॉपिक कवर किया जाएगा, है ना, हम टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। अब देखो ये एक अच्छा सवाल, एवरेज का सवाल, और एवरेज के एक अच्छे नियम पे बेस सवाल बच्चों, एवरेज के एक अच्छे नियम पे बेस सवाल ये है। देखो पहले एक नियम सुन लो बच्चों, नियम सुन लो। नियम ये है कि अगर, ध्यान देना बच्चों, सब लोग ध्यान देना, नियम ये है कि अगर x1 x2 x3 डैश 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 इसका औसत x है, x1 x2 x3 अप टू चाहे जितनी संख्या है उसका एवरेज अगर x है, उसका एवरेज x है, तो नियम ये होता है कि अगर हम यहां पर a जोड़ दें बच्चों, यहां पर a जोड़ दें, इसमें भी a जोड़ दें, तो अगर सभी में हम a जोड़ देंगे तो औसत भी a बढ़ जाएगा, औसत भी a बढ़ जाएगा। फिर से सुनो बच्चों, ये नियम होता है जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करेंगे वही परिवर्तन औसत में होता है।
अगर सभी संख्याओं में a जोड़ोगे तो औसत a बढ़ जाएगा, सभी संख्याओं में a घटाओगे तो औसत a घट जाएगा, सभी संख्याओं में a का गुणा भाग करोगे तो औसत भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो वही हमने बताया कि अगर x1 x2 x3 का औसत x है और हम सभी में a जोड़ेंगे तो नया औसत क्या आ जाएगा, x प्लस a आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आप ध्यान देना बच्चों, अब इस सवाल में आओ, अगर ये कहा जाए कि इसमें a जोड़ें, इसमें b जोड़ें, इसमें c जोड़ें बच्चों, तब क्या होगा, तब जो जोड़ा जा रहा है, जो जोड़ा जा रहा है बच्चों, अगर इक्वल नंबर जोड़ा जा रहा है, सभी में a जोड़ा जा रहा है तो औसत भी a बढ़ जाएगा। ठीक ना। अच्छा, अगर अलग अलग नंबर जुड़ेगा तब औसत में सबका औसत जोड़ा जाएगा, सभी का औसत निकाल लिया जाएगा, एवरेज निकाल लिया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। समझ गए बच्चों। जैसे अगर कहा जाए कि इनका औसत x है, इसमें a जोड़ दिया, इसमें b जोड़ दिया, इसमें c जोड़ दिया, तो अब नया औसत क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस a प्लस b प्लस c का औसत निकाल लेंगे, ये नया औसत हो जाएगा बच्चों। यही नियम यहाँ लगेगा, यही नियम यहाँ लगेगा। क्या सीखे बोलो शब्दों में, कि अगर हर संख्या में अलग अलग वैल्यू जोड़ी घटाई जाएगी तो औसत कितना बढ़े घटेगा बच्चों, सभी के औसत के बराबर एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। ठीक ना। अब इस नियम से सवाल में आ जाओ बच्चों। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान देना, क्या कह रहा है सवाल कि n संख्याओं का औसत a है, n संख्या है बच्चों, औसत कितना है बताओ, a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दें, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दें, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दें, इस तरह से कंटिन्यू रखें तो बताओ नया औसत क्या होगा। पहली में 2 जोड़ दें, दूसरी में 4 जोड़ दें, तीसरी में 8 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। कितनी संख्या है बच्चों, n है, औसत कितना है बताओ, a है। ये किया जा रहा है बच्चों, है ना। तो क्या बताया अभी हमने कि सभी का अगर अलग अलग संख्याओं में अलग अलग संख्या जुड़ेगी तो इनका एवरेज ले लिया जाएगा बच्चों। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो बोलो बच्चों, पहली में 2 जुड़ा, दूसरी में 4 जुड़ा, तीसरी में 8 जुड़ा, फिर क्या जुड़ेगा, 16 जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो ये कौन सी सीरीज बन रही है बच्चों, जीपी बन रही है। तो जो जोड़ा जा रहा है उसको हम निकाल लें पहले, कितना कितना जोड़ा जा रहा है ना। जो जोड़ा जा रहा है, जैसे मान लो ये 3 ही संख्याएं होती, सुनना बच्चों, अगर मान लो ये 3 संख्याएं होती तो आंसर बोलो अभी का। अगर खाली ये छोड़ दो सवाल, तुम बताओ अगर 3 संख्या होती तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता a प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 बाई 3, यही ना बच्चों, ये औसत हो जाता। अगर मान लो 3 संख्याएं होती और उनका औसत a होता, पहली में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 8 जोड़ते तो औसत क्या हो जाता बच्चों, तीनों का औसत निकाल लेते, यही हमने बताया अभी तुम्हें। लेकिन यहाँ तो संख्याएं n है ना, तो ये कौन सी सीरीज बन रही है बच्चों, अगर कम नंबर होते तो हम ऐसे जोड़ लेते, लेकिन यहाँ ज्यादा नंबर है बच्चों, तो ये कौन सी सीरीज है बताओ, जीपी है। जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, a r⁻n - 1 अपॉन r-1। a कितना हो गया बच्चों, 2, r कितना है, 2 की पावर n - 1 अपॉन 2-1, ये आ गया बच्चों। अब बोलो तो क्या हो गया कि पहले का औसत कितना था बच्चों, a था, पहले का औसत a था। अच्छा, जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है बच्चों, ये वृद्धि हुई है। ये वृद्धि जो हुई है, समझ गए ना, ये पहले में 2, दूसरे में 4 जोड़ा गया बच्चों, तो ये योग का फॉर्मूला जीपी के a r⁻n - 1 अपॉन r-1, a 2 है, फर्स्ट टर्म कहलाता है, r कॉमन रेशियो बच्चों, 2 आएगा कॉमन रेशियो, n टर्म है, n ये लिख दोगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, जो वृद्धि आई है वो ये आई है, कितनी आई है, 2 की पावर n - 1, ये वृद्धि आई है बच्चों। नीचे तो 1 आ गया, ये खत्म हो गया। अच्छा, ये वृद्धि कितनों में बटेगी, ये वृद्धि कितनों में बटेगी बच्चों, n संख्याएं हैं तो n में बटेगी, तो यहां पर n से डिवाइड कर दिया, ये हो गया आंसर।
सबको समझ में आ गया बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है ना। एपी जीपीएसटी में भी ये हो सकता है सवाल, ये तुम्हें है ना कई किताबों में तुम्हें ये मिले, बिल्कुल मतलब ये इंपॉर्टेंट को टाइप क्वेश्चन में कि नया क्या है बच्चों कि हर संख्या में देखो ये सवाल ना, इस टाइप का सवाल कई बार आया है। जैसे कह देगा कि एक ही संख्या अगर जोड़ देगा तब तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, पहले वही सवाल आता था। लेकिन अगर अलग अलग संख्या सब में जुड़े, जैसे यहाँ पर है, तो क्या करते हैं बोलो, सभी का एवरेज निकाल के औसत में जोड़ घटा देते हैं। अब ये जो जोड़ोगे तो इसका जोड़ ये आ गया बच्चों, ये कितनी संख्याओं में बटेगा बताओ? n संख्याएं हैं, तो औसत a से जो वृद्धि आई है उसमें जैसे 3 संख्या थी तो 3 से भाग दे रहे थे, 4 होती तो 4 से भाग देते, n संख्या है तो n से भाग दोगे। तो बोलो बच्चों कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बोलो सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा, a 2 की पावर n - 1 अपॉन n, ये ऑप्शन बन जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके आगे चलें, अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज का एसआई का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्या कह रहा है देखो, 7930 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी में 3 भागों में बांटा गया है। ए बी सी में रेट 5% है बच्चों, रेट सभी का 5% है, 5% है, और समय 2, 3 और 4 वर्ष है, और तीनों राशि का अवधि के बाद यदि तीनों राशि उनके ऋण संबंधित अवधि के बाद बराबर हो तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इतने रुपए उधार लिए गए हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी तीनों का रेट कितना है बच्चों? 5%, और तीनों की राशि ऋण समाप्त होने पर बराबर होती है बच्चों। ये है मतलब क्या, 2 सवाल बनते हैं इसमें, या तो ब्याज बराबर होता है या फिर अमाउंट बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या बराबर है बच्चों? तीनों की राशि बराबर है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है। फिर से सुनो बच्चों, 2 सवाल होते हैं, या तो जो है ब्याज बराबर होता है या फिर अमाउंट बराबर होता है। यहाँ पे क्या बराबर है बच्चों? अमाउंट बराबर है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ पे अलग से जो है अगले पेज में बता रहे हैं बच्चों। फिर से सुनो, तो यहाँ पे समझा दें, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो क्या है बच्चों, ए बी सी ने तीनों का रेट कितना है बोलो? 5%, ये है बच्चों, और समय कितना है? 2, 3 और 4 वर्ष है। ठीक बच्चों, और तीनों का क्या बराबर है बोलो? अमाउंट बराबर है। तो ऐसे में हम लोग ये हम बच्चों एसआई में आधे घंटे इस सवाल को लेके समझाएंगे। तीनों का एसआई को 100 मान लो बच्चों। इसमें जो तरीका होता है वो ये है कि तीनों के पैसे को 100 मान लो, मूलधन को, प्रिंसिपल को 100 मान लो बच्चों। अच्छा, अब ब्याज निकालो कितना आएगा? तो पहले का ब्याज 5% रेट है बच्चों, 2 वर्ष है तो 10 आएगा, 5% रेट है 15 आएगा, 5% रेट है 20 आएगा। ये एसआई हो गया। अच्छा, अगर अमाउंट कहा जाए बच्चों तो कितना आ जाएगा? 110, 115 और 120 आ जाएगा। 110, 115 और 120 आ जाएगा। अब अगर एसआई बराबर कहने की शर्त कहे तब आंसर जो होगा 1/15, 1/10, 1/15 और 1/20 होगा। और अगर अमाउंट कहेगा तब इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, है ना। क्यों रेसिप्रोकल करते हैं ये समझो, जल्दी से सुनना। सबका प्रिंसिपल क्या माना बच्चों? 100। सबका अमाउंट कितना आया? 110, 115, 120, ये आया। अच्छा, क्या ये बराबर है बच्चों? तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब तुमने बराबर माना तब बराबर नहीं आया बच्चों। अगर इसी रेशियो में मानोगे, अगर इसी रेशियो मान लोगे तब और बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कम हो जाएगा बच्चों, तो इसका ब्याज और कम हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो है अमाउंट का रेशियो हुआ तो बराबर मूलधन के लिए, बराबर अमाउंट के लिए प्रिंसिपल का रेशियो जो होता है, मूलधन का रेशियो जो होगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा बच्चों। 1/110, 1/115 और 1/120। ये निकालना पड़ेगा कि 1/110, 1/115, 1/120, 110, 115, 120।
ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। इसी रेशियो में बांटना होगा बच्चों, इसी रेशियो में बांटना होगा। 5 से सिंपल कर लो इसे, कितना कितना आ जाएगा, ये 22 आएगा, 23 आएगा और 24 आएगा, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये जो आ गया, ये इसको सिंपल करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 24 उठा लो, 24, 23 और 11, ये उठा लो, 2 आ चुका है इसका, ये एलसीएम हो गया। 22 से भाग दोगे तो 22 से भाग दोगे तो आ जाएगा, 22 से भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 23, ये आ जाएगा बच्चों। 22 से भाग दोगे, 23 से भाग दोगे तो 24 और 11 आ जाएगा, और अगर 24 से भाग दोगे तो 23, 11 आ जाएगा। ये आ गया मूलधन का रेशियो। इसी रेशियो में प्रिंसिपल को 7930 को बांट लो, इसी रेशियो बांट लो, ये काम कर लेना बच्चों, है ना। इसको कैलकुलेशन ये 793 ही आ जाएगा। पूछ क्या रहा है तुमसे इसमें कि ए का रुपया पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो ये जोड़ोगे तो 793 आ जाएगा। 793 इज इक्वल टू 7930, तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, और इसमें 10 का गुणा कर दोगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये है, इसी में 10 का गुणा कर दोगे तो 12 इंटू 23, 23 इंटू 10, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये कम समझ में आया होगा तो ये एसआई में अच्छे समझ में आ जाएगा जब पढ़ाया जाएगा। फिर भी हम पे एक बार फिर से बता देना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा सुन लो, है ना। क्या है देखो, प्रिंसिपल को पहले 100 मान लो। अगर एसआई अगर कहे कि ब्याज बराबर, बहुत ज़्यादा तो ब्याज बराबर पूछता है, तो इसको उल्टा कर दो। क्यों उल्टा कर दो बच्चों, क्योंकि ब्याज जब हम तुमने पैसे को बराबर माना बच्चों, अब यहाँ पे सुन लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान देना, अगर ब्याज बराबर कहे बच्चों, एसआई बराबर कहे, तो देखो जब तुमने पैसे को बराबर माना तब ब्याज कितना कितना आया बच्चों, 10, 15 और 20 आया। अब बराबर तो नहीं आया। अब अगर तुम 10, 15, 20 के रेशियो मानोगे तो क्या होगा, ये वाला और कम हो जाएगा ना। ये पहले ही ब्याज ज्यादा था बच्चों, तो अगर मूलधन तुम 10, 15, 20 के रेशियो में कर दोगे तो ये वाला और कम हो जाएगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला और ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगर बराबर नहीं हो सकता, ये रेशियो नहीं हो सकता, तो फिर पॉसिबिलिटी तीसरी बचती ही क्या है बच्चों, या तो बराबर होगा या ये रेशियो होगा, और नहीं दोनों है तो इसका उल्टा होगा, है ना। यही बात है जो है अमाउंट पे लागू होती है। अमाउंट इतना इतना है बच्चों, बराबर नहीं है, अब तो अमाउंट बराबर होने के लिए प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, ये बराबर होने पे ये नहीं बराबर आया बच्चों, तो इसी का उल्टा कर दोगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी रेशियो में प्रिंसिपल को बांट लोगे, है ना। इसी रेशियो में थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे है बच्चों, लेकिन और कोई तरीका इसके अलावा नहीं हो सकता जिसमें ये इससे पहले सॉल्व हो जाए। कैलकुलेशन 3 वर्षन है, सीजीएल मेंस में आया था, थोड़ा सा कठिन है सवाल, है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मतलब मेंस का पेपर का है सवाल ये, नहीं तो जब प्री लेवल पे आएगा तो वर्ष 2 हो जाएंगे बच्चों, तब ये आसान हो जाएगा। ठीक है ना, हमने जानबूझ के 3 वर्ष लिया कि जिससे तुम्हें 2 वर्ष वाला आसान लगे। ठीक ना, इसके आगे चले बच्चों। अगर इसमें जरा भी दिक्कत हुई तो जब ये पढ़ाया जाएगा तब आ जाएगा बच्चों। एक ही 2 सवाल ऐसे होंगे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा जो तुम्हें कम समझ में आए, अगर तुमने ना पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को यदि 361 से डिवाइड करें तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से डिवाइड करें तो शेष क्या रहेगा। क्या कह रहा है बच्चों, 361 से डिवाइड करें तो शेषफल 47 रहता है, उसी संख्या को 19 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा। ये है बच्चों 361 से डिवाइड करने पर किसी संख्या में शेष जो है वो 47 बचता है। अब कह रहा है उसी संख्या को 19 से अगर डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा, ये पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो ऐसे में ये किया जाता है, ये क्यों किया जाता है बच्चों, ये तुम्हें नंबर सिस्टम में पूरा समझ में आएगा, नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन अभी भी आसानी समझ में आ जाएगा। सुनना बच्चों, ये नियम होता है कि अगर इससे इसमें डिवाइड करने पर ये बचता है तो 19 से इसी नंबर में डिवाइड करने पे क्या बचेगा। तो ये देखा जाता है कि अगर 19 से इसमें डिवाइड हो रहा है तो चेक करो बच्चों, तो 19 से इसमें डिवाइड हो रहा है, अगर 19 से इसमें डिवाइड हो रहा है तब 19 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 19 से 47 में डिवाइड कर दो, 19 38 आ जाएगा और 9 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। फिर से सुनो बच्चों, फिर से सुनो बच्चों, किसी नंबर से डिवाइड करने पर अगर ये बचता है 47 तो 19 से उसी नंबर में डिवाइड करने पे क्या बचेगा, तो 19 से अगर इसमें डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाता है
तब 19 से इस रिमाइंडर में डिवाइड कर देते हैं। ये रिमाइंडर 19 से ज़्यादा है बच्चों, इसलिए 19 इसमें डिवाइड हो जाएगा। 19 से डिवाइड करने पे जो बचता है वही आंसर हो जाता है ना। अच्छा, अगर इससे इसमें डिवाइड ना हो तब आंसर आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा, डाटा अनसफिशिएंट बच्चों, तब सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए इसमें अगर पेपर ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त दिया नहीं है तो चेक भी ना करो, चेक भी नहीं किया। अगर ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त दिया हुआ है, डाटा अनसफिशिएंट दिया हुआ है, तब चेक करो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज चेक भी नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड करो इसमें और आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। अगले सवाल में हो प्रॉफिट लॉस का बच्चों। वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है, वस्तुओं का क्या कह रहा है बच्चों, वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% है, मतलब 25% गेन पर एमआरपी रखा जाता है। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% हो जाता है, तो वह डिस्काउंट कितना है। क्या सवाल है बच्चों, किसी मूल्य पर अंकित किया जाता है जिससे कि लाभ 25 हो, कुछ डिस्काउंट देने के बाद लाभ 12.5% हो जाता है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। अच्छा सवाल है, कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, ध्यान देना बच्चों, पहला तरीका सीपी 100 माना, क्रय मूल्य 100 माना, कितने गेन पर बेच रहा था बच्चों, कितने गेन पर लिख रहा था, कितने गेन पर लिख रहा था 25%, तो एमआरपी क्या उसने रखा होगा बच्चों 125। कुछ डिस्काउंट मिल गया उसे, कुछ डिस्काउंट मिल गया, कितना नहीं पता, और कुछ डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट कितना रह गया बच्चों 12.5% रह गया, 12.5% रह गया। यानी वस्तु कितने में बिकी बच्चों 112.5 में, 100 रुपए में खरीदी गई थी, ये 25% बढ़ा के 125 रुपये एमआरपी लिखा गया। समझ गए बच्चों। अच्छा, इस पे कुछ डिस्काउंट दिया गया, कितना नहीं पता। ऐसा करने के बाद फाइनल गेन कितना है बच्चों 12.5% है, यानी 100 रुपये में खरीदा गया था तो बेचा कितने में गया 112.5 में। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का, कितने परसेंट का है। तो बोलो बच्चों कितना डिस्काउंट हुआ, 125 एमआरपी था, 112.5 बिका बच्चों, तो डिस्काउंट कितना हुआ 12.5 का, किस पर हुआ 125 पर। तो क्या कहोगे बच्चों 12.5 डिवाइडेड बाई 125 गुणे 100, 12.5 का डिस्काउंट हुआ, किस पर हुआ बच्चों 125 पर, तो 12.5 बटे 125 गुणे 100, आंसर कितना हो गया बच्चों 10%। यह आंसर हो गया। अच्छा सवाल, सबसे बेसिक तरीका और आसानी से जिससे तुम्हें समझ में आ जाए वो तरीका ये था बच्चों। ठीक, 100 रुपया सीपी है, 25% बढ़ा के एमआरपी कितना हुआ 125 हुआ, डिस्काउंट कितना है नहीं पता, डिस्काउंट के बाद बिका कितने में है 112.5 में, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो क्या करोगे कितना डिस्काउंट हुआ डिवाइडेड बाई किस पर हुआ गुणे 100, 12.5 का डिस्काउंट हुआ किस पर हुआ बच्चों 125 पर, गुणे 100 10%। सबको समझ में आ गया बच्चों, एक तरीका ये हो गया। उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो इसमें 25% गेन, और हाँ और क्या क्या कर सकते हो बच्चों, तो देख लो। एक तरीका सबसे आसान तरीका ये था बच्चों। दूसरा तरीका नेट चेंज हो सकता है बच्चों। अगर तुम नेट चेंज तुम्हें अच्छा लगता है तो उससे सॉल्व कर सकते हो। ये लगा दो बच्चों, पहला जो x है वो कितने परसेंट बढ़ा के लिखा गया है 25, दूसरा जो डिस्काउंट है कितना है नहीं पता, और फाइनल कितना है बच्चों 12.5% गेन है। तो इसे 12.5% गेन है प्लस में लिखो, बराबर बढ़ाया गया था प्लस में लिखो, y प्लस में रखो अपने आप माइनस में आएगा, और 25y बटे 100। ये हो गया एक और तरीका, नेट चेंज से सॉल्व कर सकते हो। नेट चेंज समझ गए बच्चों। पहला परिवर्तन देखो, जो इसमें दो परिवर्तन है बच्चों, एक तो बढ़ाया गया, दूसरा डिस्काउंट दिया गया, और फाइनल, तो फाइनल कितना गेन हुआ 12.5। अच्छा, पहला परिवर्तन 25 का, दूसरा पता करना है, तो 12.5 25 रख दिया बच्चों, एक तरीका और हो गया। तीसरा तरीका इसको सॉल्व करने का रेशियो से सॉल्व कर सकते हो, रेशियो से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान रहेगा रेशियो से। परसेंटेज वैल्यू अगर कठिन हो तो बेस्ट तरीका रेशियो है बच्चों। क्या करो देखो, पहला बताओ 25 बढ़ा के लिखा,
तो 100 125, 25 बढ़ा के लिखा तो 100 और 125। ठीक बच्चों। दूसरा डिस्काउंट कितना नहीं पता, डिस्काउंट कितना नहीं पता। और फाइनल 12.5% का गेन 8-9 हो गया। 12.5% का गेन 1/8 होता है बच्चों। तो ये क्या बन गया बोलो 8-9। ये क्या है बच्चों 4-5। अब जब तुम फर्स्ट और सेकंड का गुणा करते हो तब फाइनल आता है गुणे का नियम, रेशियो पढ़ लेना बच्चों, है ना। रेशियो का यही सब यूज है। फर्स्ट और सेकंड का जब मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आता है बच्चों। अगर फाइनल नहीं पता होगा तो क्या करोगे, सेकंड नहीं पता होगा तो क्या करोगे, इसमें इसका डिवाइड कर दोगे। तो 8/4 रेशियो 9/5 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 10 और 9 हो जाएगा। 10 से 9 हुआ, कितना घटा 1, किस पर घटा 10 गुणे 100, 10%। ठीक बच्चों। तो 3 तरह से ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। बेसिक तरीका, नेट चेंज और रेशियो से। आ गया ना सबको समझ में। कोई भाई हम कई तरीका क्यों बताते हैं, हर एक का दिमाग अलग है बच्चों, है ना। तुम्हें जो ठीक लगे सब सही है, पेपर में जल्दी रिकॉल हो जाए, ठीक है, समझ गए ना। बेसिक जरूर देखते जाना। ये सवाल देखो बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, इससे पहले वाला सवाल अच्छा सवाल था। इसके आगे चलो बच्चों। एक आदमी ने 40 रुपए में 3 की दर से 40 रुपए में 3 वस्तु और उतनी संख्या में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से 60 रुपए में 5 वस्तु के रेट से खरीदे और सभी को 50 रुपए में 3 आर्टिकल के रेट से बेचे। ये दोनों बराबर संख्या में खरीदे और ये बेचे, तो लगभग में गेन लॉस परसेंट बताना है। 40 रुपए में 3, उतनी ही संख्या में 60 रुपए में 5 और सभी को 50 रुपए में 3 के रेट बेचता है। कितने गेन परसेंट, कितने रुपए का गेन या लॉस, कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा, ये बताना है बच्चों, है ना। तो बहुत आसान है। पिछली क्लास में ये बताया गया था एक सवाल इसमें। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, दोनों की संख्या बराबर है। तो देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3 से डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाता तो बेसिक तरीका अच्छा हो जाता, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो बेसिक तरीका भी बता दे रहे हैं, पहले तुम इसे शॉर्ट ट्रिक से देख लो बच्चों। तो बेसिक तरीका जरूर देखते जाना, पहले शॉर्ट ट्रिक से देखो। तो आर्टिकल बराबर होने चाहिए, 3 से इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। अगर ये डिवाइड हो जाता तो एक आर्टिकल दोनों का ले लेते हम लोग, है ना। लेकिन 3 से डिवाइड इसमें हो नहीं रहा, टाइम बर्बाद होगा। तो इसीलिए क्या करो, आर्टिकल बराबर होने हैं तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दो और यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। तो 5 का गुणा कर दोगे और यहाँ 3 का गुणा कर दोगे, ठीक ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा बोलो, 5 का गुणा कर दोगे और इसमें 3 का गुणा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, 15 आर्टिकल कितने का हो जाएगा बच्चों, 200 रुपए का। और यहाँ पे 15 आर्टिकल कितने का हो जाएगा बोलो, 15 आर्टिकल कितने का हो जाएगा बच्चों, 180 रुपए का, 180 रुपए का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 30 आर्टिकल कितने का आ जाएगा बताओ, 380 रुपए का। दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो 5 का 3 का गुणा किया, 5 का गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, 3 का गुणा करोगे 180 आ जाएगा। 15 30 आर्टिकल हो गए बच्चों, दोनों खरीदने थे तो दोनों खरीद लिए। अब आर्टिकल की संख्या बराबर है, 30 आर्टिकल कितने के हो गए बच्चों, 380 रुपए के। अब ये तो खरीद दाम था बच्चों, ये सीपी था, खरीद दाम था, और ये क्या है बताओ, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल बराबर करो बच्चों। तो यहाँ पे 30 आर्टिकल है तो यहाँ भी 30 करो। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दोगे तो 30 आर्टिकल का ये सीपी है बच्चों। 30 आर्टिकल 10 का गुणा कर दोगे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों, 10 का गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा, 10 का गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा। अब आर्टिकल बराबर हो गए बच्चों, 30 आर्टिकल बराबर हो गए। 380 सीपी है, 500 एसपी है। पूछ रहा है कि लगभग में गेन या लॉस कितना होगा। तो क्या होगा बच्चों, गेन होगा, और कितना होगा, 120 का होगा, और किस पर होगा, 380 पर होगा, गुणे 100 आंसर। ठीक बच्चों, आर्टिकल की संख्या बराबर कर लिया, 15 तो 200 180 कितना आ गया बच्चों, 30 आर्टिकल का दाम 380 हो गया। अब 30 आर्टिकल यहाँ से 30 किया इसे तो 10 का गुणा किया, 30 आर्टिकल कितने का हो गया, 500 का हो गया। 380 500 फायदा कितने का हुआ, 120 का, किस पर हुआ, 380 पर, गुणे 100। सबको समझ आ गया बच्चों। इसके आगे चलें। ये एक अच्छा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का पॉपुलर क्वेश्चन
यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, x बराबर a cos थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। जब कभी भी बच्चों a cos थीटा प्लस माइनस, अगर a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का फॉर्मेट है तो स्क्वायर जरूर करना रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन को देख के भी समझ में आ रहा है कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग स्क्वायर करने से क्या होगा बच्चों, बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दोनों का वर्ग करके प्लस करो, वर्ग करके प्लस करो, स्क्वायर करके प्लस करो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो क्या आ जाएगा बोलो, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a cos थीटा और प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2ab पार्ट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, और उधर जो आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा ये जो आएगा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस का 2ab आएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो ये खत्म हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सही हो गया। ठीक बच्चों, स्क्वायर का आइडिया कैसे लगा, ऑप्शन को देख करके, और इस फॉर्मेट में जब भी कभी सवाल होगा तो ये जरूर किया जाता है। और एक सवाल है देखो, ये इस फॉर्मेट पे ही सवाल 2 रखे हैं हमने, तो सबको समझ में आ गया बच्चों, है ना। एक और सवाल देखो, आगे मिलेगा एक और सवाल इसी टाइप का। ये देखो बच्चों, प्रॉफिट लॉस का एक अच्छा सवाल, क्या कह रहा है देखो, किसी आदमी एक वस्तु को लागत मूल्य से, ये सवाल बच्चों ये वास्तव में ऐसा सवाल है, ये हम लोग जब अपना एग्जाम दे रहे थे तब भी आता था, है ना। ये एसएससी के सबसे ज़्यादा आए हुए सवालों में से एक है जिसमें एक काल्पनिक घटना दी जाती है। अगर मैंने यह किया होता, अगर मैंने इतने में खरीदा होता, है ना, इतने में बेचा होता। ये सवाल एक देख लेना, शायद ही असंभव है, शायद ही नहीं बच्चों, असंभव है कि हर किताब में ना हो सवाल, ये है ना, क्योंकि ये इतने वर्षों से हम अपने समय से इस सवाल को आता हुआ देख रहे हैं, है ना। हम लोग के पेपर में मतलब बहुत ही पॉपुलर सवाल बच्चों, रेशियो से सवाल होता है ना, 100 लेके सवाल होता है, सब तरीके से समझो इसे। तो देखो क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया है उससे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपए कम में बेचा होता, तब उसे 10% का गेन होता। ये सवाल है बच्चों। तो ऐसे में हम लोग जो है रियल सीपी पहले बेसिक तरीके से समझो, 100 मान लिया, 5% अधिक में बेचता है तो रियल एसपी कितना है बच्चों, 105 है। असली सीपी 100 है, असली सेलिंग प्राइस 105 है। अच्छा, अब काल्पनिक केस है कि अगर उसने जितने का भुगतान किया है उससे 5% कम में खरीदा होता, तो अगर 5% कम में खरीदा होता बच्चों तो न्यू सीपी कितना आ जाएगा, 5 कम हो जाएगा बच्चों, 95 हो जाएगा, 95। और 2 रुपए कम में बेचा होता, 2 रुपए कम में बेचा होता, ये बाद में काम आएगा। 2 रुपए कम में बेचा होता तब उसे 10% का गेन होता, तब उसे 10% का गेन होता। ठीक बच्चों, तो 10% कितना आ जाएगा इसका, 9.5 आ जाएगा। 9.5 ऐड करोगे तो 104.5 आ जाएगा, 104.5 आ जाएगा। यहां तक दोबारा सुनो, माना सीपी 100 था, 5% गेन पर बेच रहा था, तो कितने बेच रहा था बच्चों, 105 बेच रहा था। अगर वो 5% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 95 में। 2 रुपए कम में बेचता, तो ध्यान रखना बच्चों, परसेंटेज और रुपया मिक्स नहीं करेंगे, रुपया अलग रखो, परसेंटेज अलग रखो। ये सब किस में चल रहा है बताओ, परसेंटेज में, और ये साक्षात रुपया है तो इसको अलग रखो अभी। तो बोलो 5% कम में खरीदा होता तो 95 में खरीदा होता, 2 रुपया कम में बेचा होता, ये बाद में काम आएगा,
तब उसे 10% का गेन होता। 10% कितना हो गया बच्चों? 9.5 हो गया। कितना SP आ गया बताओ? 104.5 आ गया। अब दोनों में अंतर कितना है बताओ? दोनों में अंतर कितना है बच्चों? 0.5 बराबर अंतर, ये कमी आई है ना, 0.5 कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? 0.5 क्यों कम हुआ है बच्चों? ये रियल SP है, ये काल्पनिक SP है। दोनों में जो कमी है वो क्यों है बताओ? इसी 2 रुपए के कारण ना। यहाँ पे 2 रुपए कम में बिक रहा था बच्चों, तो दाम में तो कमी आई है ना। यहाँ पे कितनी कमी आई है हम लोगों की? 0.5, और वास्तव में कितनी आई है? 2 रुपए। तो हम कहेंगे 0.5 बराबर 2 रुपए, तो 1 बराबर 4 रुपए। 1 बराबर 4 रुपए। पूछ क्या रहा है बच्चों? उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? तो कितना था बच्चों? 100 बराबर कितना हो गया बोलो? 400 रुपए। सबको समझ में आ गया बच्चों? ये तरीका हो गया, सबसे सिंपल तरीका है, इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा रेशियो से भी सॉल्व होता है। इसके आगे चलो बच्चों, 11वां सवाल देखो, मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास 70 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितनी है बच्चों? 35 है। प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है। 400 बार पर मिनट घूमता है। पहिए की कार की चाल क्या है? कार के पहिए का रेडियस कितना बच्चों? 35 है। 35 किस में है बोलो? सेंटीमीटर में। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 400। चाल पूछ रहा है, यही ना बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या करो, एक लाइन में सीधे निकाल सकते हो बच्चों, ध्यान देना। चाल तुमसे किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर में। तो 1 मिनट में, किलोमीटर पर आवर में बच्चों, 1 मिनट में 400 चक्कर अगर है, 1 मिनट में 400 चक्कर अगर है, तो 1 घंटे में 60 गुणे 400 चक्कर आ जाएगा बच्चों। इतने चक्कर आ जाएगा, यही ना। 1 मिनट में अगर 400 चक्कर है तो 1 घंटे में 60 का गुणा कर दोगे। क्यों निकाला हमने ये घंटे में? बेसिक तरीका नहीं बता रहा बच्चों, बहुत अच्छे से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और बेसिक भी समझो इसे, ऐसे फंडामेंटल तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। 1 मिनट में 400 चक्कर है तो 1 घंटे में कितने आ गए? 24,000 चक्कर। 24,000 चक्कर बच्चों, है ना। अच्छा, अब चाल क्यों हमने इसमें 1 घंटे में निकाला? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। चाल किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो इसीलिए 1 घंटा हमने समय कर लिया। अच्छा, अब रेडियस कितनी बच्चों? 35 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें याद है कि रेडियस 7 होने पर पेरीमीटर 44 होता है, तो रेडियस 35 होने पर पेरीमीटर इसका 5 गुना 220 हो जाएगा। 220 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। अगर ये याद है तो ठीक है, और नहीं तो 2πr लगा लो। 2 इंटू 22/7 गुणे 35, है ना। अगर याद रहेगा तो मुजबानी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो तुमने परिधि निकाल ली। पेरीमीटर क्यों निकाला बच्चों? एक चक्कर में जो चली दूरी होगी वो पेरीमीटर होगी ना बच्चों। तो पेरीमीटर कितना आ गया बताओ? 220 सेंटीमीटर। तो अब बताओ बच्चों, ये दूरी है, हमें चाल पूछ रहा है, तो ये क्या है बताओ? दूरी है। और सब ये दूरी है 1 चक्कर की, और 1 घंटे में कितने चक्कर लग रहे हैं बच्चों? 24,000 चक्कर। तो बोलो 1 घंटे की दूरी कितनी आ गई बोलो? 1 घंटे की दूरी कितनी आ गई बच्चों? 220 सेंटीमीटर। और चक्कर कितने बच्चों? 24,000। 24,000। 1 घंटे की दूरी इतनी आ गई। इसको अगर तुम 1000 से इसको किलोमीटर बदल दो बच्चों। किलोमीटर बदलने के लिए क्या करोगे? पहले 100 का डिवाइड करोगे, तब तो ये मीटर बदल जाएगा। फिर 1000 का डिवाइड करोगे, किलोमीटर में आ जाएगा। ये क्या गया बच्चों? दूरी आ गई। और समय कितना है बताओ? समय, ये कितनी देर की दूरी है बच्चों? 1 घंटे की। तो समय 1 घंटे है, तो यही चाल है, यही आंसर हो गया बच्चों। 1 घंटे का डिवाइड करो या ना करो, यही आंसर हो गया बस। 220 गुणे 24,000 बटे 10,000, 1000 गुणे 100, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। दोबारा सुन लो, रेडियस ये आएगा 52.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। सीजल में इसका एवस वाली भी है। रेडियस कितना बच्चों? तो ये 35 है। 400 चक्कर 1 मिनट में है। मीटर पर सेकंड पूछता तो सेकंड में निकालते। किलोमीटर पर आने पूछ रहा है ना, तो 1 मिनट में 400 चक्कर है बच्चों, तो 1 घंटे में कितने चक्कर हो गए? 24,000। अब रेडियस 35 है, तो जो पेरीमीटर आएगा 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। 220 सेंटीमीटर 1 चक्कर की दूरी,
और 1 घंटे में कितने चक्कर बच्चों? 24,000। तो ये 1 घंटे की दूरी आ गई। 1 घंटे में चली दूरी को ही चाल कहते हैं। 1 घंटे में चली दूरी यही चाल है, यही आंसर है ना। 1 घंटे का डिवाइड करो या ना करो, तो ऐसे ही समझाने के लिए बताया जा रहा है ना। अब यही आंसर हो गया बच्चों। ये डिवाइड क्यों किया गया बच्चों? ये सेंटीमीटर में, हमें किसमें चाहिए बताओ? किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को 100 में 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर आ जाएगा, फिर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना। ये जो है ये 0 कट जाएगा और ये एक 0 कट जाएगा। 22 × 24/10 करोगे, ये आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ये वाला सवाल भी वही है जो अभी इससे पहले हमने बताया था। क्या है देखो बच्चों, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 है, ये कह रहा है। अब तुमसे कह रहा है sin थीटा का मान बताओ, sin थीटा का मान बताओ। तो यहां पर जो सबसे अच्छा रहेगा कि ट्रायंगल से सॉल्व कर लो बच्चों, है ना। यहां पे देखो 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो ट्रायंगल जो चयन कर लो वो 5, 12, 13 चयन कर लो। एक तरीका तो ये हो जाएगा 5, 12, 13। ये चेक कर लो कि 5 यहाँ होगा कि यहाँ होगा, है ना। ये चेक करने के लिए क्या करोगे, अगर ये थीटा है तो ये चेक कर लो, एक को चेक कर लो बच्चों। तो ये चेक करो कि ये सही है कि गलत है। तो 5 cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 12/13 आ जाएगा और प्लस 12 गुणे साइन थीटा 5/13 आ जाएगा। इसको चेक करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया तो इसका मतलब कि ये चित्र सही है। ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। एक तो ट्रायंगल विधि होती है बच्चों, लेकिन इस सवाल को इससे मत सॉल्व करो। इस सवाल का जो बेस्ट तरीका रहेगा वो इस तरह से रहेगा, इस तरह सॉल्व करो बच्चों। देखो बहुत अच्छा नियम इसमें लग जाता है। उसी नियम के रिवीजन के लिए हमने ये सवाल रखा है। 5 cos 12 sin 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13, ये है बच्चों। तो यहां पर एक नियम ये लग जाएगा कि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है बच्चों। ये 1 सब लोग जानते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर 1 है तो राइट हैंड साइड में 1 लाने के लिए इस पूरे में 13 का डिवाइड कर दो, इस पूरे में 13 का डिवाइड कर दो। तो अगर 13 का डिवाइड कर दोगे बच्चों तो ये जो है दाहिनी तरफ 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है, ये पहले चेक कर लेना। अब 13 का डिवाइड करने पे ये आ गया बच्चों। अब इसका कंपेयर इससे कर लो तो cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा इंटू कॉस थीटा समझो, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा समझो, और ये बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब इनका अगर कंपेयर करोगे तो ये cos सेम हो जाएगा। तो कंपेयर करने पे cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5/13 आ जाएगा। और इन दोनों का कंपेयर करोगे तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? 12/13 आ जाएगा। अब अगर तुमसे पूछा जाता है कि cos थीटा कितना है तो साइन थीटा कितना है, तो ज़्यादातर इसमें tan थीटा या कुछ भी और पूछ सकता है। अगर ये इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों कि क्वेश्चन में ये कहीं क्वाड्रेंट तो नहीं दे रहा है। अगर क्वाड्रेंट दे रहा है एक बार चेक कर लो, जैसे यहाँ पर ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, ये ज़रूर देख लेना क्योंकि ये सवाल जब आएगा ना तो अब वो आ चुका है पेपर में, तो इसलिए इसमें चालाकी यहाँ कर देगा वो। तो अगर इसी में ASTC को ध्यान में रखना बच्चों, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा का मान जो आया है कितना आया है बच्चों? यहाँ से 12/13। तो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में ऑप्शन होगा बच्चों। तो ये जो है 12/13 ये सही है। अगर यहीं पे ये सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता तब क्या होता बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में से हो नहीं सकता, मान लो सेकंड में होता तब ASTC लगता है ना, तब साइन तो पॉजिटिव में होता है लेकिन कॉस जो है वो निगेटिव में होता। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ये इस तरीके से सॉल्व कर लो इस कॉन्सेप्ट से जो अभी बताया गया बच्चों। क्या बताया गया है कि ये 5 स्क्वायर ये पाइथागोरस ट्रिक होना चाहिए। उसके बाद 13 का जब डिवाइड कर दोगे
तो इधर 1 आ जाएगा। अब इससे कंपेयर कर दोगे बच्चों, 1 1 सेम है, साइन थीटा सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएगा, कॉस थीटा सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएगा, और इस तरह सॉल्व कर लोगे। कॉस थीटा पूछे या साइन थीटा पूछे कुछ भी बता सकते हो। ठीक बच्चों, ज़्यादातर वो पेपर में टेन थीटा पूछता है इसमें। इसके आगे चले, अब देखो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन। माना कि दो त्रिभुज के शीर्ष लंबों का रेशियो 4 5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई का रेशियो, दो ट्रायंगल है बच्चों, दो ट्रायंगल है, इसकी ऊंचाई का रेशियो 4 और 5 का है, ये कह रहा है, और इनके एरिया का रेशियो क्या है बच्चों, 3 और 2 का है, तो उसके आधार का रेशियो क्या होगा। क्या कह रहा है बच्चों, दो त्रिभुज के शीर्ष लंबों का रेशियो 4 और 5 का है, उसके एरिया का रेशियो 3 का है, तो उसके आधार का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट अलग से जो है कई बार लिखा होगा कि वो सिमिलर है, कई बार नहीं लिखा होगा। खैर यहाँ सिमिलर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बिना सिमिलरिटी के भी लग जाएगा। कैसे बच्चों, एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट बाई 2। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है बताओ, हमें क्या क्या दिया है बच्चों, बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और जो है एरिया दिया हुआ है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें यहाँ पर कि जो है, चूंकि बेस और हाइट का गुणा करने पर एरिया आता है, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करने पर बच्चों एरिया आता है, तो यहाँ पर जो है ऊंचाई 4 5 का रेशियो दिया हुआ है और एरिया का रेशियो 3 और 2 दिया हुआ है। तो अब अगर बेस और हाइट दिया होता तब मल्टीप्लाई करते तो एरिया आता, लेकिन अगर बेस या हाइट में कुछ नहीं पता है बच्चों तब क्या होगा, इसमें एरिया में जो दिया है उससे डिवाइड कर दो। तो एरिया कितना है बच्चों 3, हाइट कितना है 4, तो 3/4 रेशियो 2/5, यानी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 15 और 8 आ जाएगा। यही वो पूछ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों। बेस और हाइट का गुणा करने पे एरिया आता है, हाइट 4 5 है, एरिया 3 2 है, बेस पता करना है। क्या करोगे, ये दोनों पता होगा तो गुणा करोगे तब एरिया आएगा, ये नहीं पता है तो 3/4 और 2/5 कर दोगे। सबको समझ में आ गया बच्चों। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करो या ना करो। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल हैं, तो ये एक देखो अच्छा सवाल जो सर्च इंडिसेस वाले पार्ट का है बच्चों, सर्च इंडिसेस पार्ट का एक अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल। देखो क्या है, p की पावर -1 q की पावर 2 p की पावर 3 q की पावर -2 की पावर 1/3 p की पावर 6 q की पावर -3 p की पावर -2 q की पावर 3 और इधर दिया हुआ है। तो बोलो बच्चों, ये डिवाइड है, बीच में डिवाइड है, तो क्या करोगे बोलो, सबको एक साथ ले आओ, पहले सबको एक साथ ले आओ, है ना। पहले तो डिवाइड फॉर्म खत्म करो, p की पावर एक साथ ले आओ बच्चों, माइनस का 1/3 q की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई p की पावर 3/3 और q की पावर माइनस का 2/3। ठीक बच्चों, डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में बदल दो, इसे पलट दो बच्चों, मल्टीप्लाई में ये पलट जाएगा ना, तो p की पावर माइनस का 2/3 आ जाएगा और q की पावर 3/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई p की पावर 6/3 आ जाएगा और q की पावर माइनस का 3/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों, ये एज इट इज लिख दिया गया है, इसे पलट के लिखा गया है क्योंकि डिवाइड के साइन है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, पलट के मल्टीप्लाई करो, तो इसी को इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये बाद में देखा जाएगा, एक साथ ले आओ बच्चों, एक साथ ले आओ, तो क्या आ जाएगा बोलो, p की पावर यहां से देखते जाओ, तो माइनस का 1/3 ठीक बच्चों, माइनस का 2/3 प्लस का 1 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2, ये बन गया बच्चों। 1/3 माइनस में, माइनस का 2/3 ऊपर जाएगा तो ये p की पावर तो -1 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा ऊपर माइनस में, ये बन गया। इसी तरह से q की पावर बोलो बच्चों क्या क्या आएगा, 2/3
2/3 और ये कितना बच्चों 1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2/3 प्लस का 2/3 और ये ऊपर जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब p की पावर समझ गए बच्चों, q की पावर 2/3, q की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो q की पावर 2/3 प्लस में आ जाएगा और ये q की पावर 1 प्लस में आ जाएगा बच्चों। अब ये क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ से कंपेयर करोगे ये बन जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं p की पावर ये हो जाएगा -1 और माइनस का 4 बन जाएगा बच्चों, माइनस का 4 इंटू q की पावर 2/3 और 2/3 4/3 यानी 1/3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 1/3। ये 4/3 हो गया ना, 4/3 को हम 1 अलग कर लिया हमने तो 1 ये बन गया बच्चों। अब ये आ गया p की पावर 4 q की पावर 3 1/3 और ये किसके बराबर बच्चों, p की पावर a b के, a इंटू q की पावर b के। अब तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b, a कितना आया बच्चों, a कितना आया हम लोगों का -4, अगले पेज में लिख दें a -4 आया है और b यही यहाँ पे आ जाएगा। तो बोलो बच्चों a कितना आया है -4 और b कितना आया है 3 1/3, ये है बच्चों। और पूछ क्या रहा है कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 2/3 आ जाएगा। फिर से समझ लो बच्चों, क्यों p सबसे पहले इसको लिख दिया हम लोगों ने, इसको पलट के लिख दिया, ठीक, कंबाइन कर लिया, p की पावर ये बन गया, q की पावर ये बन गया, p की पावर कितना आ गया बच्चों माइनस का 4 आ गया, q की पावर 3 से 1/3 आ गया। इसका कंपेयर करो p की पावर a p की पावर b से, तो जो p की पावर है वो a है, a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों -4, a बराबर -4 आ जाएगा और b q की पावर है उसका कंपेयर करोगे तो 3 होल 1/3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, a प्लस b का मान बताओ, ये माइनस में है ये प्लस में है तो कितना आ जाएगा, माइनस बड़ी संख्या है बच्चों तो माइनस का 2/3 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। सबको समझ आया बच्चों, अगले सवाल में। अच्छा सवाल क्या कह रहा है देखो, 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तनों में पानी और एसिड है, 3 ग्लास हैं, तीनों ग्लास में पानी और एसिड है। ध्यान रखना बच्चों कि जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में तो एसिड और वाटर का रेशियो, एसिड वाटर का रेशियो क्या क्या है बच्चों, 2 3 3 4 4 5। इन सभी को इन तीनों गिलास का वॉल्यूम कैसा है बच्चों, बराबर है, समान आयतन वाले 3 ग्लास है ना, तीनों में एसिड वाटर का रेशियो दिया गया है, इन सभी को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर हमें जिस रेशियो में बांटना है बच्चों पहले वो देखो, तो 2 3 में बांटने के लिए जोड़ कितना हुआ 5, जोड़ 7 और जोड़ 9, तो हमारी लड़ाई 5 7 9 से है बच्चों। तो 5 7 9 का एलसीएम जो लोगे वो कितना आ जाएगा, 9 7 63, 63 पंचे 315, 315 आ जाएगा बच्चों, 6 पंचे 30, हाँ 315, तो ये आ जाएगा 315 सभी का वॉल्यूम मान लिया, 315 सभी का वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम कैसा है बच्चों, बराबर है। हमारी लड़ाई किससे है, 5 7 9 से, 5 7 9 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों 315, 315 तीनों को मान लिया। अब बांटोगे तो कितना कितना आएगा बच्चों, 5 बराबर 315, 5 बराबर 315, तो 1 बराबर 63, तो 2 बराबर 126 और 3 बराबर 189। ठीक बच्चों, इसी तरह से 7 बराबर 315, 7 बराबर 315, तो 1 बराबर 7 चौक 28, 45 आ जाएगा, तो 3 बराबर
3 बराबर 45 या 135 और 4 बराबर 45 चौके 180। ये हो गया बच्चों। इसी तरह से यहाँ बांटो तो 9 बराबर 315, 9 बराबर 315 तो 1 बराबर 9 तिया 27, 9 पन्ना 35 आ जाएगा। 1 बराबर 35 तो 4 बराबर 35 चौके 140 और 35 पच्चे 175। ये आंसर हो गया बच्चों। क्या करोगे देखो फिर से समझो। 2 3 3 4 4 2 3 3 4 और 4 5 के रेशियो में बांटना है। लड़ाई 5 7 9 से है। 5 7 9 के हिसाब से एलसीएम 315 मान लिया बच्चों। अब 5 बराबर 315 तो 1 बराबर 63 तो 2 बराबर 126, 3 बराबर 189। ये एसिड और वाटर लिखते जाओ, एसिड वाटर। इसी तरह से 7 बराबर 315 तो 1 बराबर 45 तो 3 बराबर तो 4 बराबर लिख दिया। 9 बराबर 315 तो 1 बराबर 35 तो 4 बराबर तो 5 बराबर, ये लिख दिया बच्चों। ये एसिड है जोड़ लिया, ये पानी है जोड़ लिया। ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पहले से आता चला आ रहा है। अगला सवाल देखो बच्चों। एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देता है यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है। ध्यान देना बच्चों, एक दुकानदार एक खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है तो वह 300 में बेचना पड़ेगा। 20% के डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया बच्चों? 300 में। 300 में बेचा गया। अगर वो 405 में बेचता है, अगर वो 405 में बेचता है तो गेन परसेंट क्या होगा? फिर से समझो बच्चों। 20% के डिस्काउंट के बाद, 20% के डिस्काउंट के बाद कितने बेचता है बच्चों? 300 में। दुकानदार 20% के डिस्काउंट देना चाहता है तो वह 300 में बेचना पड़ेगा। 300 में बेचता है। अगर वो 405 में बेचे तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? यही ना बच्चों। तो आप देखो, पहले तो एक तरीका ये हो जाएगा इसका, एक तरीका ये हो जाएगा 20% के डिस्काउंट के बाद दाम कितना है बच्चों? 20% का एक तरह से लॉस समझो, तो 20% के लॉस के बाद दाम कितना है बताओ? 300। तो क्या कहोगे बताओ? 100 रुपये अगर सीपी है तो 20% के लॉस के बाद कितना आएगा बच्चों? 80। 80% बराबर कितना है बताओ? 80% बराबर कितना है बच्चों? 300। तो सीपी क्या होगा बोलो? 100। 100 बराबर कितना आ जाएगा? 300 बटे 80 गुणे 100। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 और 4 से काटोगे तो ये 75 आ जाएगा। 75 पंचे 375 ये आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, ये क्या आ गया बताओ? सीपी आ गया उसका, या एमआरपी कह लो उसे। तो अब ये कितना आ गया बच्चों? 375 आ गया। अब कह रहा है यदि वो उसे 405 बेचता है तो गेन परसेंट कितना होगा? तो 375 की वस्तु को 405 में बेचा गया बच्चों, तो कितना कमाया बोलो? कितना कमाया? 30। किस पर कमाया? 375 पर और गुणे 100। 100 से सिंपल करो, 25 से कट जाएगा बच्चों, ये 4 आएगा और ये 15 आएगा। 15 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 8% आंसर आ जाएगा। 8% आंसर हो जाएगा। ये हुआ इसका बेकार तरीका, अच्छा तरीका नहीं है ये, फिर भी समझने के लिए अच्छा था। 20% के लॉस के समझो इसे, 20% के लॉस के बाद दाम कितना है? 300। तो 405 में बेचे तो कितना गेन होगा? तो यहाँ से पहले सीपी निकाल लो बच्चों। 80% बराबर कितना है बताओ? 20% का लॉस हुआ है ना, तो 80% बराबर कितना है बच्चों? 300। तो 100 बराबर कितना होगा बोलो? 375। 375 रुपये दाम आया। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर 405 बेचा जाए तो कितने परसेंट का गेन होगा? तो 375 सीपी आ गया बच्चों। अब 405 सेलिंग प्राइस है तो पूछ रहा है कितने परसेंट का गेन होगा? तो कितना गेन होगा? 30 का गेन होगा। किस पर होगा बच्चों? 375 पर और गुणे 100। ये देखो 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है ना, तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका देखो बच्चों क्या है, ये ध्यान देना। तो 20 का लॉस 300 और 405। तो देखो बच्चों सही तरीका, 20 का लॉस 20% के लॉस के बाद दाम कितना है बच्चों? 300 और 405 बेचा जाएगा तो कितने परसेंट का गेन होगा? ये है सवाल बच्चों, है ना। तो देखो ये सवाल को ऐसे सॉल्व करो, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। जैसे 20% लॉस के बाद दाम 20% लॉस के बाद दाम 600,
तो 25% गेन के बाद दाम क्या होगा? अगर ये पूछा जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? 20% लॉस के बाद तो 80 बराबर, क्या कहोगे बच्चों? 80 बराबर कितना बच्चों? 600। 80 बराबर 600, तो 20-25 गेन के बाद यानी 125। 125 बराबर कितना? यही तो कहोगे ना। 80 बराबर 600 और 125 बराबर कितना? 125 बराबर कितना? ये करोगे बच्चों। 20% लॉस के बाद दाम 600, तो 25% गेन के बाद दाम कितना? तो क्या कहोगे? 100 में से 20 घटाओगे, 80 बराबर 600, तो 125 बराबर कितना? ये करोगे। जो काम यहां कर रहे थे वही काम यहां करो। इधर ये पार्टी दी हुई है और ये पार्टी पूछी जा रही है। अब एक चीज समझना बच्चों, अगर 80 लिखा है तो 80 कहां से आया होगा? 100 माइनस 20 से। 125 लिखा है तो कहां से आया होगा? 100 प्लस 25 से। ये समझना है ना। अब ये पार्टी दे करके ये पार्टी पूछ रहा है, तो यहां पर ये पार्टी दे करके ये पार्टी पूछ रहा है। इसी का उल्टा सवाल है ये, है ना। कैसे? देखो, ध्यान देना। इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो बच्चों, तो ये जो बन जाएगा ये तुम्हारा किससे कट जाएगा? 3 से पहले काट लो, तो 100 और 3 से 1, 3 और 15 से कट जाता, सॉरी 15 से आसानी से कट रहा है, तो 30, 15 से 20 आ जाएगा, और 15 से 15 दूनी 30 और 15 70, ये आ जाएगा बच्चों। 20 27 आ जाएगा। 20 27 आ जाएगा। आप देखो बच्चों, ये 20% का लॉस है, तो ये कितना है बताओ? 80 है, और ये वाला हम लोग को पता करना है। तो अब ये रेशियो बन गया बच्चों। तो 20 वाला कितना है बताओ? 80 है। तो अगर 20 बराबर 80 है तो 1 बराबर 4 हो गया, तो 27 बराबर 108 हो गया। अगर 20 बराबर 80 है तो समझ रहे हो ना बच्चों, जैसे यहां पे कर रहे थे वैसे यहां करो। ये वाला मान कितना है? 20% लॉस वाला मान है, तो ये वाला मान कितना आएगा ये निकाल लो। तो ये दोनों का रेशियो बना लो, तो बनेगा 20 27। 20 वाला मान कितना है? 80 है। 80 कहां से आया? समझ गए ना। तो 20 बराबर 80 है, तो 27 बराबर कितना होगा? कितना हो गया? 108 हो गया। अब 108 अगर ये है तो 108 कहां से आया? 80 कहां से आया? 100 माइनस 20। 125 कहां से आया? 100 प्लस 25। तो 108 कहां से आया? 100 प्लस 8। यही 8 आंसर हो गया। समझ गए ना। ये तरीका हो गया इसका, अच्छा तरीका है ना। नहीं तो इसमें जो क्या है ना, ये तरीका अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन 2 स्टेप में हो रहा है। अगर ये वैल्यू कठिन हो जाएगी ना तो ये तरीके से परेशान हो जाओगे। तो अच्छा रहेगा कि ये तरीका सीखना, और नहीं कराएगा भाई तो अभी जब पढ़ाया जाएगा तब बच्चों समझ में आ जाएगा। इसके आगे चलें। ये सवाल देखो, तो क्या कह रहा है इसमें, देखो। हाँ, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और tan थीटा का मान पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करो कि जब भी कभी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर एक साथ दिख रहा है तो इसमें जितना पार्ट अलग हो सकता है वो अलग कर लो। डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, तमाम तरीके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान रहेगा एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्या करो? 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लो, और जितना यहाँ है उतना अलग कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस का थीटा आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना। 4 अलग कर लो। 4 क्यों अलग किया? क्योंकि 3 यहाँ है, तो 3 अलग कर लो। 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये उधर चला जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? ये 3 उधर चला जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है क्या? tan थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4 का रूट आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा का 1/2 आ गया, तो थीटा बच्चों 1/2 30, और अब जो है यहाँ रख दोगे। क्या पूछ रहा है तुमसे? tan थीटा का मान क्या होगा? तो tan 30 कितना आ जाएगा बच्चों? 1/√3। ये वो पूछ रहा है। क्या करोगे बोलो बच्चों? एक फॉर्म में बदल दोगे, पहले जितना यहाँ है उतना अलग कर लोगे, और फिर ये बराबर कितना है? 1 है, और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 थीटा आ गया, रख दोगे।
अगला सवाल देखो बच्चों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 है। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस का परिमाप 60 है, इसका एक विकर्ण 24 है, पेरीमीटर 60 है बच्चों, पेरीमीटर 60 है, तो कितना, सभी साइड इक्वल होती हैं, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों, 15 15 आ जाएगा। अच्छा, एक विकर्ण 24 है, ये कह रहा है एक डायगोनल 24 है और कह रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, सभी लोग जानते हो बच्चों। एक साइड कितनी है, 15 है, और सभी साइड कितनी है, 15 है। एक विकर्ण कितना है बच्चों, 24 है। एक विकर्ण 24 है, तो अगर ये 24 है तो ये पार्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। अब यहाँ से 12 और 15 अगर याद है तुम्हें बच्चों, तो देखो 3 4 5, तो 3 का 4 गुना 3 4 5, तो यहाँ पे देखो 5 का 3 गुना है, तो 4 का यहाँ कितना आ जाएगा, 3 9 12 15 बन जाएगा बच्चों, है ना। अगर ये याद है तो ठीक है, और नहीं तो ये निकाल सकते हो √15 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो यहाँ से ये पार्ट चाहे जिससे निकालो, ये पार्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये क्यों निकाल रहे हो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है इसका, एरिया के लिए 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 d2 है बच्चों। तो एक डायगोनल पता है, एक साइड पता है, तो साइड से हम लोग दूसरा डायगोनल पता कर लें। याद अगर है तो 9 12 15 लिख सकते हो, लेकिन नहीं याद है तब इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये पार्ट 9 आ जाएगा, तो ये पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। अब 1/2 d1 d2, d1 कितना है बच्चों, एक साइड कितनी है, एक विकर्ण 24 है, दूसरा कितना निकला है, 18 है। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे 1/2 d1 d2, एक विकर्ण 24 दिया हुआ था, दूसरा विकर्ण हम लोग ने कितना निकाला, 18, तो ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 216 आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखो, टाइम एंड वर्क का सवाल। टाइम एंड वर्क का सवाल, ABC कितने कितने दिनों में बच्चों, 16 32 और 48 दिन में काम प्रारंभ करते हैं, 48 दिन में काम पूरा करते हैं। एक साथ प्रारंभ किया, आगे बाद में पढ़ो, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का मैक्सिमम 32 उठा लो, और 3 की टेबल में 3 है, तो कितना आ जाएगा, 96। कार्य कितना कितना आ जाएगा बच्चों, 6 3 और 2, 6 3 2 आ जाएगा कार्य। अब क्या कह रहा है, पढ़ो, वे क्या कहता है बच्चों, वे साथ साथ शुरू करते हैं। बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कितने दिन में कार्य पूरा हुआ, तो अब ध्यान देना बच्चों, बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो अंतिम 8वें और 7वें दिन, ये 2 दिन कौन था बच्चों, कार्य समाप्ति के 6 दिन, बी कार्य समाप्ति होने के 8 दिन पहले गया है, सी 6 दिन पहले गया है। तो देखो ध्यान देना, पहले कौन गया है बच्चों, पहले बी गया है, 8 दिन पहले चला गया है। तो 8 दिन में 8वें दिन और 7वें दिन कौन कौन था बताओ, बी जा चुका है, तो ए और सी थे, ठीक। अच्छा, अंतिम 6 दिन कौन था बच्चों, बी पहले ही जा चुका था। 6 दिन पहले कौन चला गया बताओ, सी चला गया। तो बताओ बच्चों, 6 दिन पहले सी चला गया, बी पहले ही 8 दिन पहले ही चला गया था, तो यहाँ पे ए और सी थे, लेकिन अंतिम 6 दिन सी भी चला गया था, तो कौन था बच्चों, ए था। और उसके पहले तीनों थे,
कितने दिन थे ये पता करना है। फिर से सुनो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले भी गया है, तो बोलो बच्चों 8 दिन पहले भी चला गया है, तो 8वें दिन और 7वें दिन कौन कौन था बताओ। बी जा चुका है, तो ए और सी थे, ठीक। अच्छा, फिर कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले सी भी चला गया है। अब बताओ बच्चों, ए और सी काम कर रहे थे, बी तो चला गया था। अब कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले जब सी भी चला गया, तो अंतिम 6 दिन कौन था बताओ, ए था। उसके पहले कौन था बताओ, शुरू में तीनों लोग रहे होंगे, शुरू में तीनों लोग रहे होंगे। 8 दिन पहले बी चला गया, तो 2 दिन ए और सी रहे, 2 दिन ए और सी रहे, और फिर सी भी चला गया, तो अंतिम 6 दिन ए रहा खाली, और शुरू में तीनों थे। कितने दिन कुल कार्य हुआ बताना है। क्वेश्चन समझ गए बच्चों। अब क्या करोगे बोलो, ये कौन सा सवाल हुआ, कार्य के बीच में आने जाने वाला सवाल हुआ बच्चों। तो ए और सी, ए 6, सी कितना 2, तो एक दिन में कितना बच्चों 8, तो 2 दिन में कितना 16, इनका 16 हो गया। 6 समझ गए बच्चों, ए का 6, बी का सी का 2, 8, एक दिन में 8, तो 2 दिन में 16। अंतिम 6 दिन ए था, तो 6 एक दिन में, तो 6 दिन में कितना बच्चों 36। इतना कार्य पूरा हो गया बच्चों। ये कितना आ जाएगा बोलो 52 कार्य पूरा हो गया था बच्चों। तो बोलो उसके पहले जब तीनों लोग का साथ में थे तब कितना कार्य था, कुल कितना था बच्चों 96, उसमें से 52 यहाँ पूरा हो गया। तो बोलो बच्चों कितना बचा बोलो 44 कार्य बचा। वो 44 कार्य किसने किया था बच्चों, तीनों थे। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे बोलो 11, तो 44 काम में कितना समय लगाएंगे बच्चों 44/11 यानी 4 दिन लगाएंगे। अब पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल दिन पूछ रहा है बच्चों। तो 2 दिन ये लगा बच्चों, 6 दिन ये रहा और 4 दिन ये था, तो कुल दिन कितने हो गए बच्चों 12। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। 16, 32, 48 एलसीएम कितना आ गया 96, 6, 3, 2 कार्य आ गया। अब अंतिम समझ गए बच्चों, शुरू में तीनों लोग रहे होंगे, 8 दिन जब खत्म होने वाला था उसके 8 दिन पहले जो है बी चला गया, तो अंतिम जो है 2 दिन कौन था बताओ, 8वें दिन और 7वें दिन ए और सी। अच्छा फिर क्या हुआ बच्चों, सी भी चला गया, सी चला गया तो 6 दिन तक अंतिम कौन रहा बताओ ए। अब तुमने उसके पहले कौन था बताओ, तीनों थे बच्चों। तो अंत पता है यहाँ पे, अंत से चलो। अंतिम 2 दिन ये जो ए और सी जो थे, इससे कितना कार्य हुआ 16। उसके पहले जब ए था तो 6 एक दिन में, तो 6 दिन में कितना बच्चों 36, ये कितना आ गया 52। अब उस जब तीनों थे तो कितना कार्य हो गया 96 में से 52 हटा दिया बच्चों 44 काम जो है तीनों ने किया है। तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 11, तो 44 काम कितने दिन में करेंगे बच्चों 4 दिन में। एक सवाल और बच्चों, यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा या ए या अल्फा जो भी समझ लो, उसे अल्फा है वो सही से लिखा नहीं है। कॉसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इसका मान पूछ रहा है। तो जब भी बच्चों ऐसा सवाल पूछे ऑप्शन देखो, ऑप्शन की वैल्यूज कैसी हैं बताओ, कौन जो है फिक्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ऐसे में बेस्ट तरीका क्या रहेगा मान रख दो। मान कौन सा नहीं रखोगे बच्चों, जिस पर कोई इन्फिनिटी 0 या 99 ना रखना, 0 90 मत रखो, 0 90 मत रखो बच्चों, 45 रख दो। 45 रखने पे क्या आएगा बोलो, 45 रखने पर ये एक आएगा √2 माइनस 1/√2, और ये कितना आएगा बच्चों √2 माइनस 1/√2, और तीसरा कितना आएगा 1 + 1, ये आ जाएगा 45 रख दो। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों √2 2 - 1 1/√2 1/√2 1/√2 इंटू 2, ये 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों। तो ये है, तो इस तरह से जो है आज भी एक पेपर लगभग 20 क्वेश्चन जो है इतना हुआ, और अब जो है इसी तरह से बच्चों रेगुलर हम तुम्हें पेपर देते रहेंगे, और जो है इसे कंटिन्यू मतलब अभी हम और क्वेश्चन बढ़ाएंगे, और अभी जो है एक आध दिन में जो हम तुम्हारा जो अभी रेशियो और जो सर्च चल रहा था वो भी देंगे बच्चों। तो फिलहाल जो है आज हमने तुम्हें ये एक जो है 20 क्वेश्चन का, तो इससे
मतलब हम हमेशा इसमें ये ध्यान रखेंगे बच्चों की चैप्टर सभी कॉमा सभी शामिल हो, है ना। अभी जैसे जो जो नहीं शामिल हुए हैं उसको देखेंगे, फिर उनको रखेंगे, हर चैप्टर शामिल हो और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं उनको रखते हुए, जो रिपीट होते हैं उनको जो है पूरा डिस्कस करते हुए बताते चलेंगे बच्चों। एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी पेपर में इतना टाइम है कि हम लोग जो है पर्याप्त रिवीजन हो सकता है इस तरह से, है ना। 20-20 क्वेश्चन करके उसे समझाते हुए, और फिर अभी और बढ़ा देंगे इसके क्वेश्चन। जैसे से शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इनमें कि समझाना पड़े, जैसे से थोड़ा आगे चलेंगे तो जो है 25 ही आने भी है बच्चों, तो 25 या और बढ़ा के 30 तक कर देंगे। इतना क्वेश्चन जो है रिवीजन अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं।